आज हम फिर बात करेंगे रीड इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की। फर्स्ट लैंग्वेज के सिलेबस में टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दे फाउंड हिम लाइंग डेड बाय द रोड साइड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। गिवन सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सामने होता है तो हम सबसे पहले ये तीन एलिमेंट्स जो हैं इनको अलग कर लेते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सेंटेंस है दे फाउंड हिम लाइंग डेड। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, वर्ब है इसकी फाउंड, ऑब्जेक्ट है इसका हिम। दे फाउंड होम, दे फाउंड हिम। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, अब ही और हिम सेंटेंस में ही और हिम, ही सब्जेक्ट फॉर्म और हिम उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म। दैट मीन्स अगर आप उसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो ही का यूज़ करेंगे और उसको अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो हिम का यूज़ करेंगे। टेंस देख लीजिए कौन सा टेंस है, फाउंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, दैट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो वॉज, वर, फाउंड। ही को आगे ले लो, ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए ही के साथ वॉज आएगा। ही वॉज फाउंड। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ही वॉज बीइंग फाउंड, ये गलत है क्योंकि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म हो गया। हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। सेकंड ऑप्शन ही वॉज फाउंड डेड बाय द रोड साइड। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, दे फाउंड हिम लाइंग डेड बाय द रोड साइड। रोड के साइड पर वो डेड पड़ा था, है ना। तो ये लाइंग वर्ड जो है ये भी आना चाहिए सेंटेंस में, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन को देखो आप एक बार, ही वॉज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड। दे सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, तो दे जो है उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाय देम लिखना इतना जरूरी नहीं होता, आप यहाँ एजेंट को ओमिट कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन में लाइंग वर्ड जो है वो मिसिंग है इसलिए इसको हमने नहीं लिया। ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें एक तो बाय देम लिखा है और इसमें भी लाइंग वर्ड मिसिंग है इसलिए इसको भी हमने नहीं किया कंसिडर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, पीपल रिगार्डेड हिम एज अ विलन। लोग उसे विलन समझते थे, लोग उसे विलन की तरह देखते थे। इसको भी पैसिव में चेंज करना है। ये भी सेंटेंस जो है आपके सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है रिगार्डेड। सब्जेक्ट है पीपल, वर्ब है रिगार्डेड, ऑब्जेक्ट है हिम। पीपल रिगार्डेड हुम, पीपल रिगार्डेड हिम। ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद व्हाट का या होम का आंसर होता है, क्या, किसे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, हिम जो है इसको हम सेंटेंस के सब्जेक्ट में बदल देंगे। ही वॉज रिगार्डेड, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ही वॉज रिगार्डेड एज अ विलन बाय पीपल। ये सेंटेंस ठीक है लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बार सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। ही वॉज रिगार्डेड बाय पीपल एज अ विलन। थर्ड, ही वॉज रिगार्डेड अ विलन। फोर्थ, ही वॉज रिगार्डेड एज अ विलन। क्या लिखा था ऊपर, पीपल रिगार्डेड हिम एज अ विलन, ही वॉज रिगार्डेड एज अ विलन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को हमने इसलिए अच्छा नहीं समझा क्योंकि इसमें बाय पीपल, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पीपल होता है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम बाय पीपल मतलब वो जो एजेंट होता है उसको ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते उसको। ठीक है, बेटर होता है कि आप इसको इस तरह से लिखें, ही वॉज रिगार्डेड एज अ विलन, तो ये एक ज्यादा अच्छा आंसर है। नेक्स्ट, pick out the sentence which has the same meaning as the following. No other animal is as brave as the tiger. कोई भी दूसरा जानवर इतना ब्रेव नहीं होता है जितना कि टाइगर होता है। अब नीचे इसके 4 सेंटेंस दे रखे हैं, आपको इन 4 सेंटेंसेस में से वो सेंटेंस पिक आउट करना है जिसका अर्थ बिल्कुल यही हो। कोई भी दूसरा जानवर इतना ब्रेव नहीं जितना कि टाइगर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर जो है वो सबसे ब्रेवेस्ट एनिमल है। ठीक है, तो देखते हैं, द टाइगर इज अ ब्रेव एनिमल। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, टाइगर जो है वो एक ब्रेव एनिमल है। तो इस सेंटेंस में आपने टाइगर की तुलना दूसरे एनिमल्स के साथ नहीं की, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में तो आपने की है ना। तो ये बिल्कुल अलग मीनिंग है इसका, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, द टाइगर इज एज ब्रेव एज एनी अदर एनिमल। ये भी सेंटेंस कुछ और कह रहा है आपसे। ये सेंटेंस आपसे कह रहा है कि टाइगर जो है वो उतना ब्रेव होता है जितना कोई दूसरा जानवर होता है। ये भी अलग बात हो गई।
थर्ड सेंटेंस, द टाइगर इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। इसको देखो, टाइगर जो है वो सारे जानवरों में से सबसे ज्यादा ब्रेव है। ऊपर आपने क्या कहा था, नो अदर एनिमल इज एज ब्रेव एज द टाइगर। इसका मतलब कोई भी दूसरा जानवर इतना ब्रेव नहीं जितना कि टाइगर है। तो बिल्कुल ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है ये वही मीनिंग दे रहा है आपको जो ये वाला सेंटेंस दे रहा था। फोर्थ ऑप्शन, नो एनिमल एक्सेप्ट द टाइगर इज ब्रेव, ये तो फिर बिल्कुल ही अलग बात कह रहा है। ये कह रहा है कि टाइगर के अलावा कोई भी दूसरा जानवर ब्रेव नहीं होता, ऐसा तो हम नहीं कह रहे थे ऊपर। तो थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड सेंटेंस का मीनिंग वही है जो इस वाले सेंटेंस का था, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें से 3 सेंटेंसेस जो हैं वो गलत हैं, ग्रामेटिकली गलत हैं, एक सेंटेंस है जो कि सही है। तो आपसे कह रहा है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इन 4 सेंटेंसेस में से वो सेंटेंस जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो उसको आप पिक आउट करो। सुमित हैज बेटर नॉलेज देन ईशा, जितना नॉलेज ईशा के पास है सुमित के पास उससे बेहतर नॉलेज है। सुमित हैज बेस्ट नॉलेज देन ईशा। देखिए ये दैन का यूज जो है ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं होता। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस सही नहीं है। थर्ड, सुमित हैज मोर बेटर नॉलेज देन ईशा, ये भी गलत है। जब गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर है तो आपको उसको उसके साथ मोर का यूज क्यों करना पड़ा, ये तो आपने उसका 2 बार कंपैरेटिव बना दिया। एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री या तो ER का सफिक्स लगाने से बनती है पीछे या मोर का यूज करने से बनती है ना। तो मोर बेटर नहीं हो सकता क्योंकि बेटर वर्ड जो है वो पहले से ही कंपैरेटिव फॉर्म में है, इसलिए ये गलत है। फोर्थ, सुमित हैज मोर गुड नॉलेज देन ईशा। अब देखो गुड का कंपैरेटिव डिग्री जो है वो मोर गुड नहीं बेटर होती है, ठीक है। तो ये भी मिस्टेक है एक। तो इन तीनों सेंटेंसेस में तो एक एक मिस्टेक है, इसलिए ये तीनों गलत हैं। फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल सही है, सुमित हैज बेटर नॉलेज देन ईशा। नेक्स्ट, ही ऑलवेज वेंट टू द टेम्पल डेली। इसमें भी यही 4 सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको आपको अलग करना है। ही ऑलवेज वेंट टू द टेम्पल डेली, क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक ऑलवेज और डेली ये दोनों फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं, दे आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। 2 फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स की हमें यहां जरूरत नहीं थी, या तो आप ऑलवेज यूज करते या फिर आप डेली का यूज करते। ही वेंट टू द टेम्पल डेली, वो रोजाना मंदिर जाता था या वो हमेशा मंदिर जाता था, इसलिए ये एक अच्छा सेंटेंस नहीं है। सेकंड, ही गोज टू द टेम्पल डेली, वो रोजाना मंदिर जाता है, ये ठीक है। आगे देखते हैं, ही कैन गॉन टू द टेम्पल डेली। कैन गॉन मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का नहीं, गलत है। फोर्थ, ही डेली गो टू द टेम्पल, ये भी गलत है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ गो नहीं गोज होना चाहिए था। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो सही है, ही गोज टू द टेम्पल डेली। नेक्स्ट, द लेबर यूनियन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। द लेबर यूनियन कॉल्ड अपॉन द स्ट्राइक, द लेबर यूनियन कॉल्ड फॉर द स्ट्राइक या द लेबर यूनियन कॉल्ड डाउन द स्ट्राइक। स्ट्राइक हड़ताल, कॉल ऑफ करना मतलब उसको कैंसिल करना, एक फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। स्ट्राइक को अगर आप कॉल ऑफ करते हैं तो जो स्ट्राइक जिसका आपने पहले अनाउंस कर रखा था उसको आप कैंसिल कर देते हैं, तो कॉल ऑफ किया जाता है स्ट्राइक को, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सही है। ये इतने अच्छे सेंटेंसेस नहीं है। ही गेव हिज बेस्ट टू द प्रोजेक्ट, ही गेव हर बेस्ट टू द प्रोजेक्ट, he gave its best to the project, he gave one's best to the project। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो गलत सेंटेंसेस हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट सेंटेंस तो एक बार पढ़ने में हमें बिल्कुल ठीक लगता है कि उस प्रोजेक्ट को उसने अपना बेस्ट दिया, मतलब जितना अच्छा काम वो उस प्रोजेक्ट में कर सकता था उतना अच्छा उसने किया। सेकेंड सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि ही के साथ आप बाद में हर यूज कर रहे हो, ही के साथ हिज आना चाहिए था, या तो फिर यहाँ शी होता, शी गेव हर बेस्ट टू द प्रोजेक्ट, तो हम इस सेंटेंस को सही मानते, ये गलत है। ही गेव इट्स बेस्ट, इट्स का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ही और शी के लिए नहीं कर सकते, गलत है। ही गेव वंस बेस्ट, ये भी नहीं होगा, ही गेव हिज बेस्ट टू द प्रोजेक्ट।
फिर से 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसको आपको पिकआउट करना है. शोभित इज अ मैन ऑफ लॉस्ट कैरेक्टर, मैन ऑफ लूज कैरेक्टर, लॉस्ट कैरेक्टर या लूज कैरेक्टर. अब देखिए एक वर्ड होता है LOSE, लूज. ये एक वर्ब है. कोई चीज़ लूज करना मतलब उसको खो देना, गवा देना. इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है लॉस्ट. लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट. एक और वर्ड इंग्लिश में होता है LOOSE, लूज, पर ये एक एडजेक्टिव है. ये लूज का मतलब वो ढीला, ये एडजेक्टिव है. ठीक है, स्पेलिंग में सिर्फ एक ओ का अंतर है. ठीक है, तो लूज कैरेक्टर हम कहते हैं, ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर. कैरेक्टर अगर किसी का अच्छा नहीं होता है तो ही इज अ पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर, LOOSE. फोर्थ ऑप्शन. ये तीनों ही गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. एक ही वर्ड को 4 अलग अलग तरह से स्पेल करके दे रखा है, इनमें से एक स्पेलिंग सही है, 3 गलत हैं. वर्ड है अकोमोडेट. अकोमोडेट करना मीन्स स्थान देना, जगह देना. अकोमोडेट एक ऐसा वर्ड है, इसकी स्पेशलिटी यह है कि अकोमोडेट की स्पेलिंग में C और M 2 बार आते हैं, 2 C और 2 M. इट इज ACCOMMODATE. फोर्थ ऑप्शन. फर्स्ट गलत है, C एक बार है, M भी एक बार है, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है. याद रखेंगे अकोमोडेट वर्ड जो है वो 2 C's और 2 M's को अकोमोडेट करता है. ACCOMMODATE. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट. अब देखिए आर्ग्यूमेंट वर्ड बनता कैसे है. आर्ग्यू, बहस करना, प्लस इसके पीछे एक सफिक्स लगता है MENT, आर्ग्यूमेंट, है ना. तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो E है इसे हमें ड्रॉप करना होता है. तो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ये होती है ARGUMENT. ये E जो है ये आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग में नहीं आता है. तो फर्स्ट वाली जो स्पेलिंग दी हुई है ये गलत है बिल्कुल, सेकंड सही है, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट, कमिटमेंट. कमिटमेंट वर्ड कैसे बनता है. कमिट प्लस MENT, कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है. कमिट में 2 M आते हैं, COMMIT, तो कमिटमेंट में भी 2 M आएंगे. फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड में देखो COMMIT ये आपका राइट आंसर है, ये भी गलत है. MANT नहीं होता, MENT होता है. कमिटमेंट मीन्स वचनबद्धता. कमिटमेंट, इट्स माई कमिटमेंट. एम्बैरस, एम्बैरस करना, किसी को शर्मिंदा करना. एम्बैरस की स्पेलिंग में EMBARRASS, 2 R और 2 S. याद रखने की बात यह है कि एम्बैरस की स्पेलिंग में 2 R और 2 S होते हैं. अब आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें R तो 2 है पर S एक ही है. सेकंड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उसमें 1 R और 1 S है. थर्ड भी गलत है. फोर्थ ऑप्शन EMBARRASS. इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स हमें याद करनी होती हैं, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन के बीच में कोई ज़्यादा अच्छा संबंध देखने को नहीं मिलता है. आप वर्ड की स्पेलिंग देखकर उसका ठीक प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते और ना ही किसी वर्ड को उसका प्रोनाउंसिएशन सुनकर आप उसकी स्पेलिंग बता सकते हैं. तो आपको ये दोनों चीज़ें अलग से सीखनी होती हैं, स्पेलिंग अलग से, प्रोनाउंसिएशन अलग से, याद करनी होती हैं स्पेलिंग्स. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व. कैसे बना ये वर्ड. एग्जिस्ट, EXIST प्लस नाउन एंडिंग ENCE. एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग होगी EXISTENCE, एग्जिस्टेंस. पहला ऑप्शन गलत है, इसमें ANCE दे रखा है, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ दोनों गलत हैं. एग्जिस्टेंस, दिस इज द राइट स्पेलिंग. नेक्स्ट, occasion.
ज़्यादातर इसमें जो लोग कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग्स में, वो डबल लेटर्स को लेके होते हैं कि किसी वर्ड की स्पेलिंग में कोई एक लेटर है जिसको डबल किया जाता है, या दो लेटर्स हैं जिन्हें डबल किया जाता है, तो कौन सा लेटर डबल होता है कि नहीं। अब जैसे ओकेजन वर्ड में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सी को डबल करना है या एस को, तो कई लोग जो हैं वो इस वर्ड को गलती से ऐसे स्पेल कर देते हैं जो कि गलत है, OCASSION। याद रखेंगे ओकेजन की स्पेलिंग में सी डबल होता है, एस नहीं। इसकी सही स्पेलिंग होती है OCCASION, ओकेजन। पहला वाला गलत है क्योंकि इसमें सी के साथ साथ एस को भी डबल कर रखा है, सेकंड भी गलत है, थर्ड सही है, ओकेजन। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी कैसे बना ये वर्ड? ब्यूरो प्लस क्रेसी। ब्यूरो मीन्स डिपार्टमेंट, विभाग, क्रेसी मीन्स सिस्टम। तो ब्यूरोक्रेसी वो सिस्टम होता है जिसको सरकारी अफसर, सरकारी विभाग चलाते हैं। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो की स्पेलिंग होती है BUREAU, याद रखेंगे BUREAU। क्रेसी की स्पेलिंग CRACY। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसमें RAE दे रखा है। सेकंड ऑप्शन BUREAU CRACY, थर्ड और फोर्थ दोनों गलत है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद में थोड़े से वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपको बताना है कि इस चीज़ को एक वर्ड में क्या कहते हैं। वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हों, बहुत सारे टैलेंट्स हों, उसको क्या कहते हैं? वर्सेटाइल, कनिंग, एक्सेप्शनल या गिफ्टेड। कनिंग क्या होता है? कनिंग का मतलब तो होता है चालाक। कनिंग मीन्स चालाक, चालबाज, धूर्त। एक्सेप्शनल मतलब असाधारण। एक्सेप्शन का मतलब वैसे अपवाद होता है, एक्सेप्शनल मीन्स असाधारण। गिफ्टेड मीन्स गुणी, प्रतिभाशाली। गिफ्टेड, ही इज अ गिफ्टेड आर्टिस्ट, ही इज अ गिफ्टेड सिंगर। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला। वर्सेटाइल, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हों। जैसे वर्सेटाइल एक्टर, वर्सेटाइल सिंगर। वर्सेटाइल सिंगर एक ऐसा सिंगर जो तरह तरह के सॉन्ग्स, तरह तरह के गाने गा सकता है। नेक्स्ट, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ ग्रेव, कब्र के ऊपर खुदाई करके लिखे गए शब्द मरने वाले के बारे में। हिंदी में कहते हैं समाधि लेख, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए। ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी क्या होती है? ऑबिचुअरी तो वो शोक संदेश, शोक समाचार, ऑबिचुअरी। ऑटोग्राफ बहुत कॉमन वर्ड है। एपिलॉग, एपिलॉग जो है वो होता है कंक्लूडिंग पार्ट, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ बुक, नॉवल, प्ले एक्सेट्रा। किसी भी किताब, उपन्यास, प्ले का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, लास्ट में जो लिखा जाता है उसके बारे में या कहा जाता है, उसको कहते हैं एपिलॉग। एपिलॉग हिंदी में कहते हैं उपसंहार, इंग्लिश में कहते हैं एपिलॉग। एपिटाफ, फोर्थ ऑप्शन, समाधि लेख। वर्ड्स inscribed on a grave, epitaph, राइट आंसर है। नेक्स्ट, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो गॉड पर, भगवान पर, ईश्वर पर, खुदा पर विश्वास करता है, आस्तिक होता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? थीस्ट। थीस्ट रूट वर्ड है थियोस। थियोस का मतलब होता है गॉड या रिलीजन। तो जो गॉड पर या रिलीजन में विश्वास करता हो उसे हम कहते हैं थीस्ट। बिलीवर, वन हु बिलीव्स इन गॉड। सेकंड ऑप्शन, अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक हिंदी में कहते हैं अज्ञेयवादी। अग्नोस्टिक वो होता है पर्सन, अग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो लोग अग्नोस्टिक होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, जो ये नहीं जानते कि गॉड है या नहीं, गॉड के अस्तित्व को लेकर जिन्हें डाउट होता है, वो अग्नोस्टिक।
एथीस्ट, नास्तिक। थीस्ट का ऑपोजिट होता है एथीस्ट। एक्चुअली क्या होता है, ये ए और एन, एक तो वो आर्टिकल्स होते हैं वो अलग है, लेकिन एक ए और एन को जब आप प्रीफिक्स की तरह यूज करते हो, प्रीफिक्स की तरह, तो दोनों का मतलब होता है नो। थीस्ट मतलब आस्तिक, एथीस्ट मीन्स नो थीस्ट यानी नास्तिक। सिनिक, सिनिक दोषदर्शी, कमियां ढूंढने वाला, फॉल्ट फाइंडर। सिनिक मीन्स फॉल्ट फाइंडर। तो इसका आंसर है थीस्ट, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, या एक थियोलॉजी कहते हैं। बायोग्राफी तो जीवनी होती है। बायोग्राफी क्या होती है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। रिटन बाय अनदर, किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाए, किसी की जीवनी, बायोग्राफी। डेमोग्राफी, सी ड्रामोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल, लोग। जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उसी तरह से डेमोग्राफी जनसांख्यिकी या जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को कहते हैं। एक थियोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन जो है, एक थियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फिश। स्टडी ऑफ फिश, मत्स्य विज्ञान, थियोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर था इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20th, वन हु इज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, जो फ्यूचर को लेकर होपफुल हो, आशावादी। आशावादी को क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, स्टबर्न या लॉक्वेशियस। पेसिमिस्ट तो निराशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। ही इज एन ऑप्टिमिस्ट, वो एक आशावादी इंसान है। स्टबर्न जिद्दी, स्टबर्न मीन्स जिद्दी। लॉक्वेशियस मीन्स टॉकेटिव, बातूनी, ज्यादा बोलने वाला। गैरुलस, टॉकेटिव, इसके सिनोनिम्स हैं लॉक्वेशियस के। स्टबर्न के सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी, एडमंट, एक्सेट्रा। इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन, ऑप्टिमिस्ट। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अभी थोड़ी देर पहले आया था, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर श्योर नहीं है, अग्नोस्टिक कहते हैं उसको। बाकी वाले ऑप्शंस वही हैं, थीस्ट, एथीस्ट और सिनिक। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, वन हु राइट्स डिक्शनरीज, डिक्शनरी लिखने वाला क्या कहलाता है? बायोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, ऑर्निथोलॉजिस्ट या फिलेटलिस्ट। बायोग्राफर तो वो होता है जो बायोग्राफी लिखता है। लेक्सिकोग्राफर, सी लेक्सिकन मीन्स वोकैबुलरी। लेक्सिकन वर्ड का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज में यूज होने वाले वर्ड्स और फ्रेजेस, मतलब उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी को लेक्सिकन कहते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर वो होता है जिसका काम होता है डिक्शनरीज लिखना। वन हु राइट्स डिक्शनरीज इज कॉल्ड lexicographer. Ornithologist, one who studies birds, जो बर्ड्स, पक्षियों की स्टडी करे उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। फिलेटलिस्ट, स्टैम्प कलेक्टर, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, डाक की टिकटें जमा करने वाला, जिसको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक हो उसको कहा जाता है फिलेटलिस्ट। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर, डर, फोबिया। फोबिया मीन्स अनरीजनेबल फियर, बिना वजह, बिना कारण का डर। तो विदेशियों से डर, फॉरेनर्स से डर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनोफोबिया, एंग्लोफोबिया, लूरोफोबिया या थेनेटोफोबिया। नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। सी थेनेटोफोबिया, थेनस मीन्स डेथ, थेनस मीन्स डेथ। थेनेटोफोबिया इज मॉर्बिड फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ।
अलूरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से, कैट सिडर. एंग्लो मीन्स इंग्लिश, एंग्लोफोबिया मीन्स फियर ऑफ इंग्लिश. जेनोफोबिया हमारा आंसर है इसका, फियर ऑफ फॉरेनर्स, XENO, जेनोफोबिया. समथिंग दैट हैज नो एंड, कोई ऐसी चीज जिसका कोई अंत ना हो. हिंदी में कहेंगे अनंत, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनफाइनाइट, इनएक्सप्लिकेबल, ऑब्सक्योर या टर्मिनल. इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट. इनएक्सप्लिकेबल मीन्स जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, दैट विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड. जिस चीज को आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वो होती है इनएक्सप्लिकेबल. ऑब्सक्योर मीन्स नॉट वेल नोन, अप्रसिद्ध, जो वेल नोन नहीं हो वो होता है ऑब्सक्योर. टर्मिनल मीन्स लास्ट, अंतिम, आखिरी, टर्मिनल. इनफाइनाइट इसका आंसर है. वन हु गोज ऑन फुट, पदयात्री, पैदल चलने वाला. पेडेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन, एथलीट या इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट दिवालिया, जिसके पास अपने डेट्स, अपने कर्ज, अपने ऋण चुकाने के पैसे ना हो उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया. वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स. एथलीट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, खिलाड़ी, एथलीट. इक्वेस्ट्रियन, घुड़सवार, इक्वेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, पदयात्री. वन हु गोज ऑन फुट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन. कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, कोई ऐसी चीज जिसका अंत डेथ में हो, जानलेवा, घातक, क्या कहते हैं उसको? डेंजरस, सीरियस, इंजूरियस या फैटल. डेंजरस तो खतरनाक होता है, सीरियस बहुत कॉमन वर्ड है, गंभीर. इंजूरियस मतलब हानिकारक, फैटल मीन्स घातक, जानलेवा. 3 वर्ड्स होते हैं, फैटल, लीथल, डेडली. ये तीनों सिनोनिम्स हैं. फैटल, लीथल, डेडली. फैटल डिजीज मीन्स जानलेवा बीमारी. डेडली वेपन, ऐसा हथियार जो किसी की जान ले सकता हो. लीथल पॉइजन. तो फैटल हमारा राइट आंसर है, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ. चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग. एक वर्ड दे रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उनमें से उसका सही सिनोनिम जो है उसको चूज करना है. विक्ट्री. देखिए इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जब आप बात करेंगे तो उसमें आपको एक चीज का खास ध्यान रखना होगा, वो है पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड टाइप. जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना. तो इसमें क्या होता है, अगर आपका वर्ड एक नाउन है तो नाउन का सिनोनिम जो होगा वो भी एक नाउन होगा. नाउन का सिनोनिम कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता. वर्ब का सिनोनिम एक वर्ब होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम जो होगा वो भी एक एडजेक्टिव ही होगा. सेम एंटोनिम्स के केस में भी यही बात लागू होती है. तो विक्ट्री इज अ नाउन, विक्ट्री मीन्स जीत. तो विक्ट्री का सिनोनिम इनमें से कौन सा है? डर्थ क्या होता है? डर्थ तो शॉर्टेज को बोलते हैं, कमी को. हालांकि ये भी एक नाउन है, बट डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी. शॉर्टेज, पॉसिटी, लैक, ये इसके सिनोनिम्स हैं. डर्थ ऑफ रिसोर्सेज. डिफीट इसका ऑपोजिट है, डिफीट हार को कहते हैं. ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, TRIUMPH. ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री सिनोनिम हो जाएगा इसका. एगनी, व्यथा, हिंदी में क्या कहेंगे? एगनी मीन्स व्यथा. एक अलग वर्ड है. विक्ट्री एंड ट्रायम्फ आर synonyms. Nimble. Now the word nimble is an adjective. ये एक एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम भी एक एडजेक्टिव होना चाहिए. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें जो गिवन वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, जो ऑप्शंस होते हैं उनमें एक ऑप्शन नाउन होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा वर्ब होता है. तो वहाँ अगर हम इस बात का ध्यान रख लें तो हमारे लिए आंसर तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है. निम्बल मीन्स फुर्तीला, फुर्तीला. एक्टिव मीन्स सक्रिय, सॉफ्ट, नर्म. फीबल, कमजोर, दुर्बल, वीक.
Agile means nimble, AGILE, nimble, agile, swift, ये तीनों सिनोनिम्स हैं. फुर्तीला, तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं ऑब्वियसली. एडेज, इट्स अ नाउन. एडेज का मतलब होता है कोई कहावत. अब कहावत को क्या क्या कहते हैं? और एडेज कह सकते हो उसको प्रोवर्ब कह सकते हो, मैक्सिम कह सकते हो, सेइंग कह सकते हो. ये चारों सिनोनिम्स हैं. इनमें से देख लेते हैं. प्रोवर्ब दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रिंसिपल, सिद्धांत को कहते हैं. एपिटाफ का मतलब होता है वो समाधि लेख. यूलॉजी क्या होती है? यूलॉजी मीन्स प्रेज, प्रशंसा, किसी की तारीफ में कही गई कोई बात. स्पीच मेड इन समवन्स प्रेज, PRAISE, प्रेज, प्रशंसा. तो इट्स अ डिफरेंट वर्ड. हमारा आंसर होगा प्रोवर्ब, कहावत. सैड, इट्स एन एडजेक्टिव. सैड, दुखी, उदास, एडजेक्टिव है. इसका सिनोनिम डिलाइटेड, फर्स्ट ऑप्शन. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, खुश, प्रसन्न. तो डिलाइटेड तो इसका ऑपोजिट हो गया. रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, जो कोई काम करने का इच्छुक ना हो. इच्छुक होता है तो उसको हम बोलते हैं विलिंग, इच्छुक नहीं होता तो उसको हम कहते हैं अनविलिंग या रिलक्टेंट. तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है. मोरोस, MOROSE, मोरोस मीन्स सैड, ये इसका सिनोनिम है, MOROSE, मोरोस. डैंडी, डैंडी मीन्स स्टाइलिश, एक अलग वर्ड है. हाँ, सैड के कुछ और सिनोनिम्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे. सैड, अनहैप्पी, ग्लूमी, melancholy, डिप्रेस्ड, मोरोस. इन सभी का एक जैसा ही मतलब होगा, दुखी, उदास, अनहैप्पी, नाखुश, अप्रसन्न. नेक्स्ट, स्लॉथफुल. फुल, FUL, फुल मीन्स एक एडजेक्टिव है. फुल, लेस, ये एडजेक्टिव की एंडिंग्स होती हैं. स्लॉथफुल मीन्स लेजी, आलसी, जो मेहनत करना, काम करना नहीं चाहता हो उसको स्लॉथफुल कहते हैं. हार्ड वर्किंग, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा मेहनती. अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मीन्स एहसान फरामोश, कृतज्ञ. ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, एहसानमंद. उसका ऑपोजिट होता है अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश. कावर्डली, कायरतापूर्ण. लेजी, स्लॉथफुल. स्लॉथफुल, लेजी, इंडोलेंट, आइडल, आलसी, कामचोर, जो मेहनत नहीं करना चाहता हो. ये वर्ड्स एक दूसरे की जगह यूज होते हैं कई बार. तो लेजी ऑल्सो इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का सिनोनिम एक एडजेक्टिव होता है. अब आ जाइए, चूज द करेक्ट एंटोनिम. अब गिवन वर्ड का आपको इनमें से एंटोनिम चूज करना है. एंटोनिम मीन्स उसका ऑपोजिट, उसका विलोम. एमिटी, सी द वर्ड एमिटी इज अ नाउन. तो नाउन का सिनोनिम अगर नाउन होता है तो नाउन का एंटोनिम, नाउन का जो ऑपोजिट होता है वो भी एक नाउन होता है. एमिटी का मतलब क्या होता है? एमिटी का मतलब होता है मित्रता, फ्रेंडशिप. एनमिटी, सिंपैथी, कंफ्यूजन, कामराडरी. फर्स्ट ऑप्शन कामराडरी. कामराडरी और एमिटी दोनों सिनोनिम्स हैं. कामराडरी का मतलब भी वही होता है, फ्रेंडशिप, दोस्ती, मित्रता. कंफ्यूजन नहीं, सिंपैथी, हमदर्दी, सहानुभूति. एनमिटी, दुश्मनी. एमिटी, एनमिटी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं और हमें ऑपोजिट ही चाहिए था, एंटोनिम ही चाहिए था यहाँ. नेक्स्ट, इलिसिट. इलिसिट एडजेक्टिव है ये. इलिसिट मीन्स इलीगल, अवैध, अनलॉफुल, गैर कानूनी, नाजायज, इलेजिटिमेट.
ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, चारों का एक ही मतलब होता है गैर कानूनी, अवैध, नाजायज़, इलिसिट, इलीगल, अनलॉफुल एंड इलेजिटिमेट। अब हमें इलिसिट का ऑपोजिट चाहिए, तो इलिसिट का ऑपोजिट होगा वैध, जायज़, जो गैर कानूनी ना हो। देखते हैं, टेस्टलेस नहीं, लॉफुल। अब देखो, अनलॉफुल अगर इलिसिट का सिनोनिम है तो लॉफुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, लॉफुल। फुल आ रहा है, दैट मीन्स ये भी एक एडजेक्टिव है। परमानेंट नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट भी नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स खर्चीला, फिजूल खर्च करने वाला। नेक्स्ट, डिलिशियस, OUS एडजेक्टिव, स्वादिष्ट, डिलिशियस। और क्या क्या कहते हैं, डिलिशियस, टेस्टी, पैलेटेबल, सेवरी, एम्ब्रोजियल, यमी। ये सारे वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इन सभी का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वाद में अच्छा। एडजेक्टिव्स हैं, दे आर ऑल एडजेक्टिव्स। हमें डिलिशियस वर्ड का ऑपोजिट चाहिए, तो टेस्टी तो इसका सिनोनिम है, ऑपोजिट नहीं है। डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल मीन्स बेस्वाद, जिसका स्वाद अच्छा ना हो, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, डिसटेस्टफुल। एडिबल, खाने योग्य। पैलेटेबल तो उसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। डिसटेस्टफुल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फेमस, OUS। वर्ड फेमस बनता है फेम से, फेम इज अ नाउन, फेम प्लस OUS बिकम्स फेमस। फेमस एक एडजेक्टिव है, प्रसिद्ध, फेमस। रीनोन्ड, ऑब्सक्योर, एमिनेंट, एरोगेंट। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, एरोगेंट होता है घमंडी, ऑपोजिट नहीं है इसका। एमिनेंट और फेमस का एक ही मतलब होता है। देखो, फेमस कहो, एमिनेंट कहो, वेल नोन कहो, रीनोन्ड कहो, जाना माना, प्रख्यात, फेमस, प्रसिद्ध, ये सारे सिनोनिम्स हैं, है ना। तो एमिनेंट इसका सिनोनिम है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है रीनोन्ड, ये भी इसका सिनोनिम है। हमें इसका एंटोनिम चाहिए, तो इसका एंटोनिम ये रहा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब अप्रसिद्ध, नॉट वेल नोन। जो वेल नोन या फेमस ना हो उसे कहते हैं ऑब्सक्योर। नेक्स्ट, टॉलरेंट एडजेक्टिव। देखो, टॉलरेट, सहन करना, ये वर्ब है। टॉलरेंस, सहनशीलता, ये इसका नाउन है। टॉलरेंट, सहनशील, ये इसका एडजेक्टिव है। तो हमें यही वर्ड दिया गया है, टॉलरेंट एक एडजेक्टिव है। टॉलरेंट का ऑपोजिट, जो सहनशील ना हो, उसको क्या कहते हैं, वीक नहीं, स्ट्रांग नहीं, अनटॉलरेंट। अनटॉलरेंट नहीं होता है, इनटॉलरेंट होता है। इसका ऑपोजिट बनाने के लिए हम UN का नहीं, IN का प्रीफिक्स यूज करते हैं। इनटॉलरेंट या इनटॉलरेंस, अगर नाउन बनाओगे इसका तो इनटॉलरेंस, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग मेथड्स, मेथोडोलॉजी वाला जो पार्ट है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। Which of the following, question number 37 है, which of the following statements is not true about the audiolingual method? Audiolingual method. अब देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन में जाएं इससे पहले ऑडियोलिंगुअल मेथड क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ऑडियोलिंगुअल मेथड, ALM, ये जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट थियरी। बिहेवियरल साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, जो बिहेवियरिस्ट थियरी है, उसके ऊपर ये आधारित है। ऑडियोलिंगुअल मेथड और एक अप्रोच होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑडियोलिंगुअल मेथड। देखिए, ऑडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि लैंग्वेज को टीच करने के लिए लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मदद ली जाती है। लैंग्वेज इज टॉट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स।
स्ट्रक्चर टीच करने का मतलब ये हुआ, स्ट्रक्चर टीच करने का यहाँ ये मतलब नहीं हुआ कि आप स्टूडेंट्स को जो है इस तरह से बताने लग जाएंगे कि सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, नहीं, ये नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर लेकर हम उस स्ट्रक्चर पर एक सेंटेंस बना लेते हैं और वो सेंटेंस हम अपने स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर की टीचिंग करना। दैट मीन्स हम एक स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग की मदद से बच्चों के सामने लैंग्वेज को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मदर टंग का यूज नहीं होता है, इसमें टारगेट लैंग्वेज का ही यूज होता है, इसमें ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। कुछ खास बातें ऑडियोलिंगुअल मेथड की ये होंगी कि इसमें देयर इज नो यूज ऑफ मदर टंग। भाई इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है, तो सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने के लिए कई बार क्लास में मदर टंग का यूज किया जाता है। जैसे कुछ मेथड्स हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है जैसे, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में आप मदर टंग का अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को फ्रीडम होती है मदर टंग यूज करने की। कुछ मेथड्स होते हैं जैसे डायरेक्ट मेथड है, जैसे ये हमारा ऑडियोलिंगुअल मेथड है, इसमें मदर टंग का यूज नहीं होता है, इसमें सारा का सारा काम टारगेट लैंग्वेज में ही किया जाता है। दूसरा, नो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। ऑडियोलिंगुअल मेथड में ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, ज़्यादा, बहुत कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। मतलब हम उसमें स्ट्रक्चर का जो ग्रामर है उसके अंदर नहीं ले जाते बच्चों को, सब्जेक्ट है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होगी, इन टेक्निकलिटीज़ में ले जाने के बजाय हम उन बच्चों को जो स्ट्रक्चर है उसको मेमोराइज करने के लिए कहते हैं, वो जो सेंटेंस है उसको मेमोराइज करने के लिए कहते हैं। मेमोराइज करना मीन्स उसको याद करना, उसको बार बार पढ़कर रिपीटेशन की मदद से अलग अलग तरह की ड्रिल्स करवा के हम स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो सेंटेंस है वो मेमोराइज करवा देते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें देयर इज मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग्स। ठीक है ना, तो ये तीन बड़ी बातें ऑडियोलिंगुअल मेथड से रिलेटेड, नो यूज ऑफ मदर टंग, नो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड देयर इज मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग्स। ड्रिल्स की मदद से, तरह तरह की ड्रिल्स करवा के वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लर्नर्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, नीचे 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में सही नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट द ऑडियोलिंगुअल मेथड। पहला, इट डेवलप्स एंड इंप्रूव्स स्पीच हैबिट्स इन स्टूडेंट्स। ऑडियोलिंगुअल मेथड स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में बोलने की आदत को डेवलप करता है, उसको इंप्रूव करता है। बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि आप इस तरह से स्ट्रक्चर की ड्रिल्स इसीलिए करवाते हैं ताकि आपके जो लर्नर्स हैं उनकी स्पीच हैबिट डेवलप हो, तो ये तो ट्रू है। सेकंड, ऑडियोलिंगुअल मेथड इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्स विच आर ग्रास्प्ड बाय स्टूडेंट्स डायरेक्टली। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स डायरेक्टली, बिना उसके ग्रामर में जाए, ग्रास्प कर लेते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा, परमिट्स वेरी लिटिल यूज ऑफ मदर टंग। मदर टंग का बिल्कुल नहीं या बहुत कम प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। फोर्थ, लेज मोर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स। ये गलत है। ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की तरह नहीं है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स। लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को ग्रामर के रूल्स याद करवाए जाते हैं, उनका मेमोराइजेशन करवाया जाता है। जबकि ऑडियोलिंगुअल मेथड में अभी हमने क्या लिखा था, नो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, लिटिल और नो, बहुत कम या नहीं। जब ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं है तो ग्रामर के रूल्स, फिर उनका मेमोराइजेशन कैसे होगा। तो इसलिए ये जो चौथा ऑप्शन है ये ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ट्रू, इस बार ट्रू अबाउट द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में सही है। देखिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो एक बहुत पुराना मेथड है जो कि एक लंबे समय से यूज होता आ रहा है। इस मेथड का जो नाम है वही इसका काम भी है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन। दो चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें सबसे पहले जो लर्नर्स हैं उन्हें ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं,
बाद में उन रूल्स की मदद से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता है, मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में और फिर टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में। यानी जो रूल्स ग्रामर के स्टूडेंट सीख लेते हैं उनका वो यूज़ कहाँ करते हैं? ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में एक तो मदर टंग का भरपूर यूज़ होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मदर टंग हिंदी या कोई भी और मदर टंग अगर है आपकी तो उसका यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसमें मदर टंग की मदद से ही इसमें टारगेट लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जाती है। इसमें ग्रामर जो है वो डिडक्टिवली टीच किया जाता है, यानी रूल्स की मदद से, तो इसमें रूल्स का मेमोराइजेशन होता है। देखिए, इट हेल्प्स इन लर्निंग इंग्लिश थ्रू मदर टंग। ये जो मेथड है ये मदर टंग की मदद से लैंग्वेज सिखाता है, ये बात सही है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाने के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है, ये गलत है। सूटेबल है, पढ़ाते हैं इससे। इट मेक्स मिनिमम यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये भी गलत है। देखिए, टेक्स्ट बुक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। इन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड टेक्स्ट बुक्स play a very important role. टेक्स्ट बुक का एक बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि टेक्स्ट बुक का इसमें मिनिमम यूज होता है, इसमें टेक्स्ट बुक्स का ज्यादा यूज होता है। फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट अलाउ द यूज ऑफ मदर टंग। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड मदर टंग का यूज अलाउ नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। इसमें तो मदर टंग का अनलिमिटेड यूज होता है ना। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट है जो सही है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हेल्प्स इन लर्निंग इंग्लिश थ्रू मदर टंग। मदर टंग के जरिए इंग्लिश सिखाने की कोशिश इसमें की जाती है। जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज, प्रोज टीच करने का, प्रोज को पढ़ाने का जनरल एम क्या है? प्रोज क्यों पढ़ाते हैं? एक पोएट्री होती है, एक प्रोज होता है। देखिए, प्रोज जो होता है वो नॉलेज के लिए होता है, वोकैबुलरी के लिए होता है, लैंग्वेज स्किल्स के लिए होता है। बेसिक डिफरेंस जो है ना पोएट्री और प्रोज की टीचिंग में ही होता है। पोएट्री क्यों पढ़ाते हैं और प्रोज क्यों पढ़ाते हैं? पोएट्री बेसिकली एंजॉयमेंट के लिए होती है, मतलब एक पोएम को आप पढ़कर एंजॉय कर सकते हैं। एज अ टीचर आप अपने क्लास में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें आपके स्टूडेंट्स जो हैं उस पोएम को पढ़कर एंजॉय करें। जबकि प्रोज जो है वो नॉलेज के लिए होता है, प्रोज जो है वो वोकैबुलरी के लिए होता है, प्रोज जो है वो लैंग्वेज स्किल्स के लिए होता है। यानी प्रोज पढ़ाकर हम स्टूडेंट्स का नॉलेज, उनकी वोकैबुलरी और उनकी लैंग्वेज स्किल्स, इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि पोएट्री टीचिंग के एम्स इससे डिफरेंट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? जनरल एम क्या है प्रोज टीचिंग का? टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ग्रास्प इट्स मीनिंग, टू एनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज, टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाना, पहला पॉइंट, स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाना कि वो पैसेज को पढ़कर उसका मीनिंग अच्छे से समझ लें, सही है। उनकी एक्टिव और पैसिव दोनों वोकैबुलरीज एनरिच हों। एक एक्टिव वोकैबुलरी होती है और एक पैसिव वोकैबुलरी होती है। एक्टिव वोकैबुलरी में वो वर्ड्स होते हैं जो हमें अच्छी तरह से आते हैं, जिनकी स्पेलिंग्स, जिनका मीनिंग, मतलब जिन्हें यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता किसी से, वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी होती है। और पैसिव वोकैबुलरी में वो वर्ड्स होते हैं जो हमने कहीं सुने होते हैं, पढ़ रखे होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग को लेकर हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते। तो जितना ज़्यादा प्रोज पढ़ेंगे उतना आपकी एक्टिव वोकैबुलरी और आपकी पैसिव वोकैबुलरी दोनों ही इनरिच होंगी। तो ये भी सही है। टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, प्रोज टीचिंग से, प्रोज हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स में जो रीडिंग की हैबिट है वो डेवलप हो, वो और ज़्यादा पढ़ें। तो ये तो सारी बातें सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही प्रोज टीचिंग के एम्स हैं। नेक्स्ट, प्रोज टीचिंग इन्वॉल्व्स, प्रोज टीचिंग में क्या होता है? मॉडल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, या दोनों ही? देखिए, रीडिंग जो होती है, इंटेंसिव रीडिंग जिसको हम कहते हैं, क्लास में जब प्रोज लेसन होता है ना, तो प्रोज लेसन दो तरह का होता है, एक डिटेल्ड और एक नॉन डिटेल्ड। तो जो डिटेल्ड प्रोज लेसन होता है, जिसको हम इंटेंसिव रीडिंग लेसन भी कहते हैं,
इसमें पहले लाउड रीडिंग और फिर साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग कैसे होगी? सबसे पहले टीचर जो है वो एक पैसेज या जितना भी उसको टेक्स्ट बुक में से, लेसन में से जितना भी पार्ट पढ़ाना है उसको पहले सिलेक्ट कर लेता है और ख़ुद उसकी मॉडल रीडिंग करता है। टीचर जब मॉडल रीडिंग कर लेता है तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इमिटेशन रीडिंग करते हैं। उसके बाद में टीचर जो है वो न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस का मीनिंग बताता है। जो नए नए वर्ड्स उसमें पैसेज में यूज हुए होते हैं टीचर उन्हें एक्सप्लेन करता है और उसके बाद बच्चों से साइलेंट रीडिंग करवाई जाती है। तो एक आइडियल प्रोज लेसन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें मॉडल रीडिंग भी होती है, लाउड रीडिंग भी होती है और साइलेंट रीडिंग भी होती है। तो प्रोज टीचिंग इन्वॉल्व्स बोथ 1 and 2, मॉडल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। Which of the following statements is true about the communicative approach? Communicative approach, CLT, communicative language teaching, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट CLT के बारे में ट्रू है, सही है? First, it emphasizes interaction is both the means and the ultimate goal of learning a language. It makes use of real life situations in teaching a language. देखिए पहला पॉइंट, CLT में क्या होता है? इंटरेक्शन। यहाँ इंटरेक्शन का मतलब हम कम्युनिकेशन से ले लेते हैं, संप्रेषण। CLT में इंटरेक्शन मीन्स का भी काम करता है और गोल का भी। मीन्स मतलब साधन, गोल्स मतलब लक्ष्य। यानी CLT में कम्युनिकेशन की मदद से कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन को हम गोल मानकर कम्युनिकेशन को ही हम अपना मीन्स बना लेते हैं, है ना। तो इस बात को एम्फेसाइज करती है CLT, तो ये बात तो सही है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। It makes use of real life situations in teaching a language. CLT में real life situations की मदद लेते हुए लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज टीच की जाती है। तो सेकंड पॉइंट भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। थर्ड, it is more pupil oriented because it is dictated by pupils' needs and interests. CLT जो है वो एक pupil oriented approach है, learner oriented, learner centered, कुछ भी कह सकते हो इसको, क्योंकि इसमें बच्चों की नीड्स को, pupils की नीड्स को जो है सेंटर में रख के काम किया जाता है। तो ये तीनों ही बातें CLT के बारे में बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 42nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर? ग्रामर क्यों पढ़ाते हैं? ग्रामर, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो ग्रामर वर्ड जो है वो सबसे पहले माइंड में आता है, उसका ग्रामर भी सीखना होगा, सिखाना होगा। तो क्यों ग्रामर टीचिंग क्यों होती है? ग्रामर टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मीन्स उसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक ग्रामर टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, वो कौन सा है? या हो सकता है सारे ही हों। पहला, टू डेवलप स्टूडेंट्स इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्टूडेंट्स जो है उसमें एक इंसाइट डेवलप कर लें, उनको अच्छे से समझने लगें। सही है ये बात। सेकेंड, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू असिमुलेट द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज विदाउट रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन, रटना, रट कर याद करना, मतलब किसी चीज़ को समझे बगैर अगर आप उसको सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लायक हो जाएं कि लैंग्वेज के जो सही पैटर्न्स हैं उनको वो असिमुलेट कर लें, उनको वो अक्वायर कर लें बिना रोट मेमोराइजेशन के। ये भी सही है। ग्रामर टीचिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। सिर्फ रूल्स याद करवाना या रूल्स को रटाना ये हमारा एम नहीं होता है, रूल को असिमुलेट करना ये ज़रूरी होता है। थर्ड, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। स्टूडेंट्स हमारे इस काबिल हो जाएं कि अपने विचारों को स्पीच में और राइटिंग में ठीक से एक्सप्रेस कर सकें, है ना। तो ये तो तीनों ही बातें सही लगती हैं। ये तीनों ही ग्रामर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन तीनों कारणों से, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर हम ग्रामर की टीचिंग करते हैं। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हिच मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल मेथड? इनमें से किस मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है? देखिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का दूसरा नाम है क्लासिकल मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, सेकेंड ऑप्शन। डायरेक्ट मेथड को क्लासिकल मेथड नहीं कहते। डायरेक्ट मेथड के हालांकि कुछ और नाम है। डायरेक्ट मेथड को आप रिफॉर्म्ड मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड को आप मदर्स मेथड भी कहते हैं।
इसे नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। ये तीनों ही नाम किसके हैं? डायरेक्ट मेथड के। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को हम क्लासिकल मेथड कहेंगे, सेकंड ऑप्शन। बायलिंगुअल मेथड तो एक अलग मेथड है, सीजे डॉटसन ने दिया था, और आर्मी मेथड कहा जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड को। ऑडियो लिंगुअल मेथड का दूसरा नाम है आर्मी मेथड। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। 44th, ग्रामर इज, व्हाट इज ग्रामर? इनमें से ग्रामर क्या है? द सोल ऑफ लैंग्वेज, द साइंस ऑफ लैंग्वेज, या द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है ना, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, वो एक प्रिंसिपल पे चलता है, और वो प्रिंसिपल कहता है ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो है वो लैंग्वेज की आत्मा है, सोल है। तो ये बात सही है, लेकिन देखो इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि ग्रामर जो है वो लैंग्वेज का साइंस है तो भी गलत नहीं है। अगर हम ये कहें कि लैंग्वेज की थियोरी है ग्रामर तो भी हम गलत नहीं है, है ना? तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या होता है? एक एबिलिटी है, एक कंडीशन है, एक टेक्निक है, या एक प्रोसेस है? सी, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ठीक है। कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी हम डेवलप करते हैं हमारे अंदर, वो एक अलग बात है, बट कम्युनिकेशन खुद एक एबिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन खुद तो एक प्रोसेस है। फर्स्ट ऑप्शन। डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन द डायरेक्ट मेथड? देखिए, डायरेक्ट मेथड जो है इसको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट में एक रिएक्शन के तौर पे देखा जाता है। दिस मेथड इज सीन एज अ रिएक्शन against the grammar cum translation method. कि जो कमियां, जो डिसएडवांटेजेस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के थे, डायरेक्ट मेथड ने उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश की, इसलिए उसके अगेंस्ट में इसे रिएक्शन की तरह हम देखते हैं। तो देखो, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग एक वर्ड होता है, डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग एक सेंटेंस होता है। यूनिट मतलब देखो, लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स में हमें वर्ड या सेंटेंस दोनों में से किसी एक चीज को यूनिट मानकर चलना होता है। तो डायरेक्ट मेथड क्योंकि बिना मदर टंग का यूज किए, बिना फॉर्मल ग्रामर पढ़ाए, डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली। इंग्लिश को डायरेक्टली सिखाने का एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन के ऊपर, ओरल स्किल्स के ऊपर, बोलने के ऊपर, एल और एस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना? तो अपनी एक पूरी बात कहने के लिए हमें कम से कम एक सेंटेंस बोलना ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें यूनिट जो है एक वर्ड ना होकर एक सेंटेंस है। सेंटेंस, सेकेंड ऑप्शन। Which of the following rules should be followed in second language teaching? सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग करते वक्त इनमें से किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए? इनमें से किस रूल को फॉलो करना चाहिए? पहला, लैंग्वेज टीचिंग शुड स्टार्ट ओरली। लैंग्वेज की टीचिंग ओरली स्टार्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें ओरल स्किल्स को पहले रखकर आगे बढ़ना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग पहले, उसके बाद में फिर रीडिंग और राइटिंग। सेकेंड, देयर शुड बी मोर एम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स। रूल्स को याद करवाने और रटाने के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, ये तो गलत है। तीसरा, देयर शुड बी लेस एम्फेसिस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हाँ, इस चीज़ के ऊपर हमें कम ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत बात है। ऑडियो विजुअल एड्स शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी सही बात नहीं लगती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो सही है, वो एक सिद्धांत भी है। लैंग्वेज टीचिंग शुड स्टार्ट ओरली। नेक्स्ट, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज वन, अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एन essential part of human life, a highly structured system, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक मीडियम तो है ही, साथ साथ में हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा भी होता है। भाषा कोई भी हो, हमारी लाइफ का एक पार्ट होती है। तो लैंग्वेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकता अगर हम शुरू से कोई भाषा ना सीखें तो। और साथ साथ में लैंग्वेज खुद अपने आप में एक सिस्टम है। कहा जाता है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स।
लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम्स का सिस्टम होती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज अपने आप में एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। तो तीनों बातें सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is an objective of direct method? इनमें से डायरेक्ट मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है? Creating direct bond between words and ideas, maximum use of mother tongue, translation from English to mother tongue। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? See, the direct method is a method of teaching a second language directly through reading, conversation, discussion, and reading in the language itself without using the pupil's language, without translation, and without teaching formal grammar। अगर आप इस मेथड को एक डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे तो ये है, डायरेक्ट मेथड एक सेकेंड लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को डायरेक्टली टीच करने का मेथड है, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और रीडिंग की मदद से उसी लैंग्वेज में बिना मदर टंग की मदद लिए, प्यूपिल की जो नेटिव लैंग्वेज है उसका यूज़ किए बिना, फॉर्मल ग्रामर पढ़ाए बिना, ट्रांसलेशन करवाए बिना। यानी इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, यानी हम स्टूडेंट्स के सामने जब हम वर्ड्स रखते हैं तो वर्ड्स को हम सीधा आइडियाज़ के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, वर्ड और आइडिया, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम हमें बच्चों को सिखाना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट का प्लास्टिक का या रबर का मॉडल या उसकी एक पिक्चर बच्चों के सामने ले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि देखो इस ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में ये कहते हैं। यानी हम वर्ड को सीधा उस आइडिया के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे, बीच में मदर टंग का वर्ड नहीं आएगा। हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि इसको मदर टंग में ये कहते हैं, हम सीधा उस वर्ड को उस थॉट के साथ, उस आइडिया के साथ जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट मेथड का एक ऑब्जेक्टिव होता है वर्ड्स और आइडियाज़ को जोड़ना, शब्दों और विचारों के बीच में सीधा संबंध बनाना। इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होता है, इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग एक सेंटेंस होता है, इसमें ग्रामर की टीचिंग इंडक्टिवली होती है, डिडक्टिवली नहीं होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव? पहला ऑप्शन, क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड्स एंड आइडियाज, वर्ड्स और आइडियाज के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड स्टैब्लिश करना। मैक्सिमम यूज ऑफ मदर टंग, नहीं। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग, ये भी नहीं, ट्रांसलेशन तो होता ही नहीं इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट, विच इज अ पैसिव एक्टिविटी। 4 एक्टिविटीज होती हैं, 4 स्किल्स होती हैं, LSRW। इनमें से L और R ये दोनों लैंग्वेज की पैसिव एक्टिविटीज कही जाती हैं, पैसिव स्किल्स कही जाती हैं। पैसिव एक्टिविटीज कहें या पैसिव स्किल्स कहें, और ये जो 2 स्किल्स हैं S और W, इन्हें एक्टिव स्किल्स कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बोलते और लिखते वक्त, स्पीकिंग और राइटिंग करते वक्त हम क्योंकि लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल्स होती हैं। और सुनते और पढ़ते वक्त हम लोग लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं करते, हम लोग पैसिव होते हैं, इसलिए ये दोनों पैसिव एक्टिविटीज होती हैं। तो इनमें से पैसिव एक्टिविटी कौन सी है? राइटिंग नहीं, स्पीकिंग नहीं, ड्राइंग नहीं, रीडिंग। रीडिंग इज अ पैसिव एक्टिविटी, बोथ लिसनिंग एंड रीडिंग आर पैसिव एक्टिविटीज। स्ट्रक्चरल अप्रोच को और क्या कहा जाता है? द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। इसका दूसरा नाम ऑडियो लिंगुअल अप्रोच या
ओरल अप्रोच भी कहते हैं इसको, ओरल अप्रोच। ये स्ट्रक्चरल अप्रोच के दूसरे नाम हैं दोनों, ये और ये नहीं। Which of the following is not true about the audiolingual method? इनमें से कौन सी बात audiolingual method के बारे में सही नहीं है? It is based on the behaviorist theory, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी के सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है, तो ये तो ट्रू है। इट लेज एम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स, इसमें रूल्स का रोट मेमोराइजेशन नहीं होता है, तो दिस इज नॉट ट्रू। थर्ड, इट एम्स एट डेवलपिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये ट्रू है, सही है। देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच, CLT जिसको हम कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच का एम होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये एक याद रखने लायक पॉइंट है, इसलिए अगर बात CLT की हो रही हो, कम्युनिकेटिव अप्रोच की हो रही हो, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में हमारा एम क्या होता है, लर्नर्स के अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करना, टू प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू द लर्नर्स, संप्रेषण क्षमता। लेकिन अगर बात ऑडियोलिंगुअल मेथड की हो रही हो, तो यहां हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को नहीं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को एम बनाकर चलते हैं। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो होता है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का पार्ट होता है। एक्चुअली लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर और वोकैबुलरी का यूज कैसे करना है लैंग्वेज में, उसका ज्ञान, उसको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहा जाता है। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो दोनों का एम अलग अलग है। ALM की बात होगी तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात होगी, और इसकी बात करेंगे तो हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि ALM में हमारा एम होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को डेवलप करना। ALM प्यूपिल ओरिएंटेड नहीं है, ये भी सही है। ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है ये एक प्यूपिल ओरिएंटेड या प्यूपिल सेंटर्ड मेथड नहीं है। कम्युनिकेटिव अप्रोच प्यूपिल ओरिएंटेड है। तो सिर्फ जो सेकंड पॉइंट है ये सही नहीं है, बाकी तीनों बातें ALM के बारे में बिल्कुल सही हैं। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि ऑडियोलिंगुअल मेथड में रूल्स का रोट मेमोराइजेशन होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट, in direct method classroom instructions are conducted exclusively in target language, second language, mother tongue या none of these। देखिए डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज नहीं होता है, तो इसलिए क्लासरूम में दिए जाने वाले सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए टारगेट लैंग्वेज यूज होती है। टारगेट लैंग्वेज वो जो लैंग्वेज हमें सीखनी या सिखानी है। अगर इंग्लिश की क्लास हो रही है तो इंग्लिश जो है वो टारगेट लैंग्वेज है। तो सारे क्लासरूम के इंस्ट्रक्शंस टारगेट लैंग्वेज में ही होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। 54th, which of the following is not true regarding the grammar cum translation method? इनमें से कौन सी बात ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में सही नहीं है? पहला, the ultimate goal of this method is the study of the literature through reading and translation। इस मेथड का जो अल्टीमेट गोल है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि ट्रांसलेशन की मदद से, रीडिंग की मदद से लिटरेचर का अध्ययन करना हो सकता है। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड to learn the rules, memorize patterns and translate sentences and passages from one language to another। इसमें स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ग्रामर के रूल्स को लर्न करें, उनको मेमोराइज कर लें पैटर्न्स को, और फिर बाद में सेंटेंसेस को मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में और फिर टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में ट्रांसलेट करें। ये भी सही है, ट्रू है। हमसे तो क्या पूछा जा रहा है? नॉट ट्रू। द मैथड इज ईजी फॉर अ टीचर विथ लिमिटेड लैंग्वेज नॉलेज। ये मेथड उन टीचर्स के लिए आसान होता है जिनका खुद का लैंग्वेज का ज्ञान सीमित हो। ये भी सही है। तो ये तीनों ही बातें ट्रू हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा, इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स। ये गलत है, ये ट्रू नहीं है, ये हमारा आंसर है। ओरल स्किल्स कौन सी होती हैं? ओरल मीन्स मौखिक, स्पीकिंग, बोलना। तो ये मेथड ओरल स्किल्स की तरफ कम ध्यान देता है। इसमें ज्यादा फोकस रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स के ऊपर होता है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में फोकस किसके ऊपर होता है? रीडिंग और
राइटिंग के ऊपर, एल और एस के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाता ये मेथड। Which of the following is not an aim of evaluation? इनमें से evaluation मूल्यांकन का एम कौन सा नहीं है? Which of the following is not an aim of evaluation? पहला, evaluation helps to identify and clarify the educational objectives. evaluation की मदद से हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनको क्लैरिफाई भी कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द वीकनेस इन लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के पार्ट पर लर्निंग में क्या कमी रही, क्या वीकनेस रह गई, उसको लोकेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना। तीसरा, टू रैंक ऑर्डर द लर्नर्स ऑफ अ गिवन ग्रुप, एक ग्रुप में, एक कक्षा में, एक क्लास में जितने भी लर्नर्स थे उनका इवैल्यूएशन करने के बाद उनका रैंक ऑर्डर बनाना कि इनमें से कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इवैल्यूएट करेंगे। फोर्थ, टू अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन मदर टंग, स्टूडेंट्स को अलाउ करना कि वो अपने थॉट्स को मदर टंग में एक्सप्रेस कर सकें, इसका इवैल्यूएशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है ये इवैल्यूएशन का एम नहीं है, ऊपर वाले तीनों इवैल्यूएशन के एम्स हैं। नेक्स्ट 56, which of the following methods or approaches makes use of real life situations to teach language? इनमें से कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच रियल लाइफ सिचुएशंस की मदद से लैंग्वेज को टीच करती है? ये हम जानते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस का यूज CLT कम्युनिकेटिव अप्रोच में किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अप्रोच टीचेस इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश तो एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह ही पढ़ाई जाती है, पर एक सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने के, टीच करने के दो तरीके होते हैं। एक आप सेकेंड लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज की तरह टीच कर सकते हैं, एक आप सेकेंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह टीच कर सकते हैं। तो देखें, दो तरह के मेथड हैं या दो तरह की अप्रोचेज हैं। एक जो इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह टीच करते हैं, देयर आर सम मेथड्स जिनमें इंग्लिश जो है होती तो सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन उसको वैसे टीच किया जाता है जैसे हम किसी फर्स्ट लैंग्वेज को टीच करते हैं, जैसे हम अपनी मदर टंग सीखते हैं, जिनमें एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक ऑडियो लिंगुअल मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है। तो जब इन मेथड्स की या इस अप्रोच की बात होती है तो इनका यूज हम इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज की तरह टीच करने के लिए करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि इंग्लिश इसका ऐसा करने से हमारी फर्स्ट लैंग्वेज बन जाएगी, नहीं, इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन इनको इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह टीच करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की जब बात आएगी तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एक सेकेंड लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज की तरह टीच करता है। तो structural approach teaching English teaches English as first language, first option. Next, which method is based on the principles of behavioral psychology? अब आप उसको behavioral psychology कहें या behaviorist theory कहें, एक ही बात है, audio lingual method, ALM is the right answer. Techniques like backward build-up and repetition drill are used in which method? ये जो backward build-up drill है और जो repetition drill है, ये audio lingual method का part होते हैं। audio lingual method में क्या होता है कि क्लास के सामने एक डायलॉग रखा जाता है, स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग, एक सेंटेंस कह दो, ठीक है, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट करके उसका मेमोराइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायलॉग मेमोराइजेशन। और उसको स्ट्रक्चर को मेमोराइज करने के लिए कई तरह की ड्रिल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो उनमें से एक बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल होती है। बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल का मतलब ये होता है कि इसमें सेंटेंस के जितने वर्ड्स हैं उन सबको अलग करके और उल्टे ऑर्डर में, मतलब जो सेंटेंस का लास्ट वर्ड होगा उसको सबसे पहले, उसके बाद में उसके बाद आने वाला वर्ड, इस तरह से बिल्डअप करने को कहा जाता है। तो ये दोनों ही ड्रिल्स ऑडियो लिंगुअल मेथड का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट, English is known as lingua franca of the world, second language of the world, national language of the world या target language of the world.
लिंगुआ फ्रेंका। इंग्लिश को लिंगुआ फ्रेंका कहा जाता है। लिंगुआ फ्रेंका का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऐसी लैंग्वेज जो दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच में कॉमन हो, जो दोनों को आती हो। उनकी नेटिव लैंग्वेजेस भले ही अलग हों, पर वो एक लैंग्वेज उन दोनों को आती हो, तो उसको हम कहते हैं लिंगुआ फ्रेंका। तो इंग्लिश जो है वो लिंगुआ फ्रेंका का काम करती है पूरे वर्ल्ड में, और इंग्लिश को हम लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं। लिंगुआ फ्रेंका कहते हैं, इसे लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट 61, इसमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बाद में अब इसमें अंडरलाइंड वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। हिज टोटल स्कोर वाज 145। टोटल वर्ड जो है वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रपोजिशन, इन तीनों में से क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रपोजिशन है? देखिए, जो वर्ड नाउन के साथ यूज होकर नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन के आगे लगे और उस नाउन के बारे में कुछ बताए, नाउन को मॉडिफाई करे, वो एक एडजेक्टिव होता है। स्कोर इज अ नाउन, स्कोर एक नाउन है, तो टोटल एक एडजेक्टिव है, इट्स एन एडजेक्टिव। दैट इज टोटली ऑसम। जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो तो एडजेक्टिव होता है, पर जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज हम एडजेक्टिव्स के आगे करते हैं, उन एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे ऑसम एक एडजेक्टिव है। अगर आप ये कहते हो, एक और एग्जांपल की मदद से आप समझ सकते हैं इस चीज को। इट इज कंप्लीटली ट्रू। कंप्लीटली, ये बात पूरी तरह से सच है। किस हद तक सच है? पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। ट्रू क्या है? ट्रू इज एन एडजेक्टिव। इसके आगे हमने वर्ड यूज किया है कंप्लीटली। कंप्लीटली का यूज हमने किसके लिए किया? इट के लिए या ट्रू के लिए? ट्रू के लिए। यानी कि ये एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी डिग्री बता रहा है। तो जो वर्ड एडजेक्टिव की डिग्री बताते हैं या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो कंप्लीटली एक एडवर्ब है। ठीक इसी तरह से टोटली ऑसम, टोटली मतलब पूरी तरह से, ऑसम एक एडजेक्टिव है, तो टोटली एक एडवर्ब है, इट्स एन एडवर्ब। I learned a lot about grammar in third grade. थर्ड ग्रेड में, तीसरी कक्षा में मैंने ग्रामर के बारे में बहुत कुछ सीखा था। Now the word grade is a noun. तो जो नाउन के साथ यूज होता है, नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये जो थर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। आप इसको डिटर्मिनर भी कह सकते हो। हालांकि सारे एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स नहीं होते, पर सारे डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो थर्ड इज अ डिटर्मिनर, इट्स एन एडजेक्टिव। Which road should we take? Which, अब ये जो वर्ड है which, ये एक प्रोनाउन का भी काम करता है और एक एडजेक्टिव का भी। इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। दोनों का यूज अलग अलग तरह से होगा। अगर आप ये कहेंगे which is the right answer, सही उत्तर कौन सा है, ये जो which है ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इट्स अ प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में which के बाद में कोई दूसरा नाउन नहीं है। एक तरह से हमने which को ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रखा है। तो which in this sentence is a pronoun, which is the right answer। लेकिन अगर इसको ऐसे कहा होता हमने which answer is right, कौन सा उत्तर सही है, तो अब ये which जो है ये एक एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि अब इसके बाद में एक नाउन है। इसको आप कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वो था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आप इस सेंटेंस को देख लो, विच रोड शुड वी टेक। विच के बाद में आपको एक नाउन दिखाई देगा, रोड। रोड एक नाउन है, तो नाउन के साथ आया, दैट मीन्स ये एक एडजेक्टिव है, इट्स एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट, सच क्वेश्चंस आर absurd। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो absurd होते हैं। absurd एक एडजेक्टिव है, absurd का नाउन होता है absurdity, ABSURD, absurd is an adjective। absurd means बेतुका।
इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो बेतुके होते हैं. Few of you can understand my responsibility in this matter, said Jairam. Few, देखिए few एक एडजेक्टिव डिटर्मिनर होता है, साथ साथ में few एक प्रोनाउन भी हो सकता है. इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं आप, डिटर्मिनर की तरह, प्रोनाउन की तरह. सेंटेंस में उसका यूज कैसे हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे अगर हम ये कहें few people can speak a foreign language perfectly. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी फॉरेन लैंग्वेज को परफेक्टली बोल पाते हैं. फ्यू पीपल, अब यहाँ फ्यू के साथ एक नाउन है पीपल, दैट मीन्स ये जो फ्यू है ये एक एडजेक्टिव है या ये एक डिटर्मिनर है. लेकिन अगर इसी फ्यू का यूज हमने किसी और तरह से किया होता, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में फ्यू ऑफ यू, आप में से बहुत कम लोग, है ना, तो इसमें फ्यू के जस्ट बाद में कोई नाउन नहीं है, ओ एफ ऑफ आ गया, प्रपोजिशन आ गया, है ना. तो इस तरह से अगर आप फ्यू का यूज करेंगे तो ये एक प्रोनाउन कहलाएगा. इट्स अ प्रोनाउन. 67th, the book gives information about his personal life. पर्सनल, पर्सन से बना पर्सनल. पर्सन एक नाउन होता है. द वर्ड पर्सन इज अ नाउन, द वर्ड पर्सनल इज एन एडजेक्टिव. उसका निजी जीवन, पर्सनल लाइफ, लाइफ नाउन है, पर्सनल एडजेक्टिव है. 68, I can work faster without any help. बिना किसी मदद के मैं और तेज गति से काम कर सकता हूं. फास्ट, FAST, फास्ट. फास्ट को एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब दोनों तरह से यूज किया जा सकता है. अगर आप इसको किसी नाउन के साथ यूज करेंगे तब तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा. अगर आप इसको किसी वर्ब के लिए यूज करेंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा. एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. He loves fast cars. उसे तेज चलने वाली गाड़ियां पसंद हैं. फास्ट कार्स, कार्स इज अ नाउन, सो फास्ट इज एन एडजेक्टिव. लेकिन अगर हम ये कहें he runs fast, वो तेज दौड़ता है, तो ये जो फास्ट है यहां इसका यूज हमने किसके लिए किया, ही के लिए या रन्स के लिए. रन्स के लिए. वो दौड़ता है कैसे, हाउ फास्ट. हम उसके दौड़ने का मैनर बता रहे हैं. तो इस सेंटेंस में फास्ट एक एडवर्ब है. अगर आप उसका यूज वर्ब के लिए करेंगे, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए करेंगे तो वो एक एडवर्ब होगा. अगर आप उसका यूज किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए करेंगे तो वो एक एडजेक्टिव होगा. अब फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री होती है फास्टर, सुपरलेटिव डिग्री होती है फास्टेस्ट. चाहे आप उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करें या एडवर्ब की तरह यूज करें. तो आई कैन वर्क फास्टर, ये यहां पर हमने इस वर्ब के लिए यूज किया है, दैट मीन्स ये एक एडवर्ब है. Whose was that pen? वो पेन किसका था. Which की तरह whose जो है ना ये भी एक प्रोनाउन हो सकता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या ये एक एडजेक्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. आप सेंटेंस में उसका यूज कैसे करते हैं. अगर आप कहते हैं whose pen was that, whose pen was that, तो इसमें आप देखेंगे whose के बाद आपको एक नाउन मिलेगा, पेन. तो जब ये वर्ड नाउन के साथ आता है तब ये एक एडजेक्टिव होता है. वो पेन किसका था, वो किसका पेन था, कहने का मतलब तो एक ही है. ऊपर वाले सेंटेंस में whose के बाद में सीधी वर्ब आ गई, whose was that pen, वो पेन किसका था. तो ये जो है ये एक प्रोनाउन है. यहां ये एक एडजेक्टिव है, वहां ये एक प्रोनाउन. देन द लास्ट क्वेश्चन, nobody likes to meet him. उससे कोई मिलना नहीं चाहता. nobody, somebody, no one, someone, ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्रोनाउंस होते हैं. तो nobody is a pronoun. फर्स्ट ऑप्शन को प्रोनाउन कर देते हैं, इट्स अ प्रोनाउन. एक प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है. वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू. आप हमारे इस ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम का हिस्सा बने.
आई होप आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा इस डिस्कशन से, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.